नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, हम आपके लिए पॉडकास्ट की एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जहां पर हम अलग-अलग जोनर के लोगों को आपके समक्ष लेकर आते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, उनके करियर के बारे में जानते हैं और उनके जीवन से इनसाइट्स लेकर हम अपने और आपके लिए एक बेहतर जीवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी हरीश चंद्र जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो हरीश जी, मैं सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपसे बातचीत की बहुत सारे मन में हमारे सवाल हैं और व्यूअर्स के मन में, आम जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम आपसे लेंगे। तो पहला सवाल ये है कि आप डीसीपी हैं जी। आप जनता की सेवा कर रहे हैं, देशभक्ति कर रहे हैं। क्या आपने बचपन से ही सोचा था कि बड़े होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है? देखिए, थैंक यू मुझे इस इंटरव्यू के लिए आपने इनवाइट किया अंशिका जी। ये बड़ा ही एक जो है ना वो टिपिकल क्वेश्चन है। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली हर बच्चा जो है, जो भी पढ़ाई करता है, तो उसके मन में हमेशा ये बात रहती है कि वो सिविल सर्विसेज में जाए, क्योंकि इंडिया की नो डाउट बेस्ट सर्विसेज में से एक सर्विस है। तो जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय जो है वो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, तो वहाँ एक क्रेज़ था सिविल सर्विसेज का जी। तो हम लोग भी उसी क्रेज़ में जो है वो शामिल हो गए और फिर चूँकि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके टैलेंट को जो है वो जज करने की, और एक ओपन कंपटीशन होता है जिसमें आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको जो है वो मौका मिलता है। तो उसी क्रम में जो है वो हम लोगों ने तैयारी की। एक हमारा अच्छा बैच था, काफ़ी लोग थे और तैयारी हुई। तैयारी के बाद जो है वो मेहनत, किस्मत, सभी के आशीर्वाद से जो है वो 2009 के एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया। 2010 में मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया और उसके बाद जो है फिर मैं इंडियन पुलिस सर्विस में आ गया, यूपी काडर में आ गया। तब से मैं जो है लगभग 13 साल से जो है वो इसी स्टेट में हूँ जी। काफ़ी लंबा वक्त हो गया। आपने बताया कि 13 साल से आप सिविल सर्विसेज में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। आपकी उम्र उस वक्त लगभग कितनी रही होगी? उस समय जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब मैं 21 का था और जब मैंने क्वालिफाई किया तो आई वॉज 22। तो 22 में मैंने क्रैक कर लिया था। हरीश जी, आपने इतनी छोटी सी उम्र से, हम कह सकते हैं कि आज जो हम युवा देख रहे हैं, जो बहुत छोटी सी उम्र में 21-22 साल की उम्र में आपने देश की सेवा करना शुरू कर दिया और आज उस उम्र में बच्चे रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर या देश को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे, या कह सकते हैं जनरेशन का फ़र्क है। तो मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि उन पर हम आएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये कि जब आपने स्टार्ट किया तो आपने बेबी स्टेप्स कौन से लेना शुरू किए? इनिशिएट कहाँ से किया? आपने बताया कि आपने 22 साल की उम्र में क्रैक कर लिया था, तो आप बहुत समझदार रहे होंगे अपने स्टार्टिंग के करियर में, स्टार्टिंग के फेज़ में। स्टार्टिंग में जब आपने प्रिपेयर करना शुरू किया तो कौन से बेबी स्टेप्स थे? देखिए, ग्रेजुएशन का जो लेवल होता है आपका, जो ग्रेजुएशन का जो समय होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। वो बेसिकली आपके जो ग्रोथ है, जो आपका करियर है, उसको जो है वो बेबी स्टेप्स देता है। आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप ग्रेजुएशन और पीजी अपना करते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल और ह्यूमैनिटीज़, जो भी ग्राउंड्स होते हैं आपके, तो ग्रेजुएशन में आप कितने सिंसियर हैं, कितनी आपने जो है वो मेहनत की है, क्या आपका पकड़ है आपके सब्जेक्ट्स पे, कैसा आपका जो है वो नर्चरिंग हुआ है, आपके टीचर्स जो है वो कैसे थे, आपका जो सर्कल कैसा था, इन सब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि चूँकि ग्रेजुएशन में मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, पढ़ने में जो है वो उनका बड़ा सहयोग रहा, फ्रेंड सर्किल अच्छा था, और कहीं ना कहीं जो है वो जब आप खुद भी थोड़ा सा अच्छा माहौल मिलता है तो डेडिकेटेडली काम भी करते हैं। तो उस समय जो है जो हम लोगों के टीचर्स थे, जो सर्किल था, उसने बहुत सपोर्ट किया। और फिर चूँकि कई बार होता है ना कि आपकी कंडीशंस भी कुछ ऐसी होती हैं जो आपको थ्रस्ट करती है, आपके पास मौके बहुत लिमिटेड होते हैं जी। इंडिया में जो है वो मुझे लगता है कि हर बच्चा जो किसी भी फील्ड में कुछ कर रहा है या आगे है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंडीशन से मोटिवेटेड होता है। कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ जरूर उसकी लाइफ में होती है जिससे वो आगे बढ़ता है। तो उन कंडीशंस ने भी काफ़ी हम लोगों को फेवर किया, काफ़ी मोटिवेटेड किया। और उसके बाद फिर जो है वो जब ग्रेजुएशन में पढ़ाई हुई तो फिर वो काफ़ी अच्छी हुई, उसका बड़ा
जो है वो सपोर्ट रहा, उसी एजुकेशन के बेसिस पे जो है हम लोगों ने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए और बहुत अच्छे मार्क्स भी आए और बहुत स्मूथली हो गया। तो मैं उसके लिए तो जो है नो डाउट अपनी ग्रेजुएशन लाइफ को जो है अच्छा मानता हूँ। जी, जैसा आपने बताया कि बहुत स्मूथली आपने ये एग्ज़ाम जो है क्रैक कर लिया था, स्टिल फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए थे उस टाइम पर, जो अब आपको लगता है कि सब स्मूथली हो गया, लेकिन उस टाइम का अगर हम सोचें तो वहाँ पर वो चैलेंजेस थे? नो डाउट चैलेंजेस तो थे ही, मतलब आज से 13 साल पहले की चीज़ों को जो मैं देख पा रहा हूँ और जो उस समय सिचुएशन थी बहुत डिफरेंट थी। उस समय तो ये था कि आपके पास कुछ नहीं था, यू आर एन स्टूडेंट, आप एक जो है वो जनरल स्टूडेंट है जैसे बहुत सारे लोग हैं, लगभग 8-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से जो है वो 1,800 के आसपास कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, ओवरऑल फाइनलिस्ट में जाते हैं। तो नेचुरली कंपटीशन बहुत जो है वो हाई रहता है और सभी टैलेंटेड होते हैं, जो भी उस फील्ड में आता है नेचुरली टैलेंटेड ही होता है। बट ये होता है कि जो मैं समझ पाया उसको, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो इससे इत्तेफाक रखते हैं, कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, इफ़ यू आर ऑनेस्ट अबाउट योर वर्क, अपने काम के प्रति आप ईमानदार हैं, अंदर से जो है वो जो सही चीज़ है उसको पहचानते हैं, आपको पता है कि आप कहाँ गलत है कहाँ सही है, बाहर वाला आपको गाइड कर सकता है पर करना आप ही को है जी। तो फिर आपके लिए राह बहुत आसान हो जाती है। और वही चीज़ मुझे समझ में आई और उस चीज़ में कुछ गुरुजनों का भी हमारे बड़ा योगदान रहा, उन्होंने हमें बड़ा मोटिवेट किया और उसके बाद जो है वो चीज़ें स्मूथ हुई तो वो स्मूथ होती चली गई। जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों का, आपके गुरुजनों का योगदान रहा, तो मैं आपकी फैमिली के बारे में पूछना चाहूँगी, थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या शुरू से ही, जैसे कि जब समझते हैं कि अगर हमें सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है, हमें एक अच्छी कोचिंग करनी होगी जिसकी फ़ीस लैक्स में होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट उसमें जाता है, तो उस समय पर कैसा था? क्या अगर इस तरह की कोचिंग्स अगर हम उस समय को इस समय में लेकर चलें तो क्या फाइनेंशियल स्टेट आपकी अच्छी थी? क्या वो अगर आप वहाँ पर अभी के सिचुएशन में होते तो फिर कैसे चैलेंजेस हो सकते थे? फाइनेंशियल स्टेट किस तरह की थी? कैसा सपोर्ट था? नहीं, चैलेंजेस तो उस समय भी थे, मुझे लगता है कि बहुत चैलेंजेस थे मेरे लिए। तो फर्स्ट अटैम्प्ट जो मेरा था लास्ट अटैम्प्ट था, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेट जो थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी। मतलब मेरे पेरेंट्स, मैं अपने घर में जो है पहला लड़का हूँ जो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आया, और मेरे पेरेंट्स के पास एक ही वो था कि भाई जो आप कर रहे हो ईमानदारी से करो, आप हमें मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप से जो है ईमानदारी रखना। और मुझे ये बात उनकी समझ में आती थी। और कई बार होता है कि चैलेंजेस जो है वो आपको एक गोल दे देते हैं जी। आपका जो परेशानी होती है वही आपका मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तो मुझे याद है जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय एक दौर ऐसा आया कि अब क्या करें। मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया हुआ था और मैं उसका वेट कर रहा था। इसके अलावा जो है वो फेलोशिप का एक एग्ज़ाम था वो भी दिया हुआ था यूजीसी का, उसका भी वेट कर रहा था। और उस दिन मुझे लगा कि आगे क्या होगा, मतलब दैट वाज अ ब्लैक डे, पता ही नहीं था करना क्या है। काफ़ी सिचुएशन ऐसी थी कि अब क्या देखेंगे। और सुबह मैं ये सोच रहा था, शाम को मेरे दोनों एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हो गया, सिविल्स भी क्वालिफाई हो गया और फेलोशिप भी हो गया। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कंडीशंस होती हैं वो आपके गोल को जो है वो अचीव करने में बहुत मदद करती हैं, बस आप उसको पॉजिटिवली लें। बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसा कि आपने बताया, बहुत खूबसूरती से आपने बता दिया कि अगर प्रॉब्लम्स भी हैं तो उनको भी हम पॉजिटिव लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या ऐसा कुछ और था जिससे आप कभी, आपके जो सफ़र था जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तब आप डिमोटिवेट हुए हों? हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी एक्चुअली। बैकग्राउंड का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम लोगों के जो है वो फैमिली में एजुकेशन का बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बट मेरे पेरेंट्स का ये था कि मुझे पढ़ाना है अपने बच्चों को। और एक टाइम ऐसा आता था कि ये सोचना पड़ता था कि भाई पढ़ाई करें कि जो है वो अर्निंग करें, क्योंकि घर में मैं बड़ा था तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें चलती थी। बट कंडीशंस कहते हैं ना कि जो रास्ता अपने आप बनाती हैं। तो ट्यूशन किया, ट्यूशन करने के बाद स्कॉलरशिप लिया, स्कॉलरशिप लेने के बाद जो है वो पढ़ाई की, पढ़ाई करते करते जो है वो एक स्टेज ऐसा आया कि खुद ही कैपेबल हो गए। तो फिर घर वालों ने वो चीज़ जो है वो कभी नहीं कही हमसे। तो नेचुरली वो चीज़ें मुझे लगता है जितने भी लोग होंगे जो इस तरह के माहौल से गुजर के आते हैं, सबके साथ होगी। किसी के साथ फाइनेंशियल होगी, किसी के साथ किसी और तरह की चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होती हैं। पर वो आपके मोटिवेशनल फैक्टर हैं, उसको कभी भी डीमोटिवेशनल वे में नहीं लेना चाहिए।
जी, मैं भी आपसे इसी प्रश्न पर आना चाह रही थी, इसी प्रश्न के बारे में बात करना चाह रही थी कि अभी ना बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और अपने स्किल्स को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश के और हमारे भारत के बेटरमेंट के लिए। तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो क्या करें? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं। उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था। आज के टाइम पर जितनी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, जितनी सुविधाएं आ गई हैं, उतना ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इनफैक्ट अपनी लाइफ को एंड करने तक का कदम उठा ले रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो कैसे इस राह पर बढ़ें? मेरा उनसे बस यही कहना है कि आपकी जो कंडीशंस हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की कंडीशन है, आपके जैसे बहुत लोग होंगे जी। तो वो चीज़ आपका जो है वो डीमोटिवेशनल फैक्टर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि ऐसा नहीं है जो चीज़ आप सोच रहे हो वही हो जाएगी और अगर वो नहीं होती है तो सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। कई बार जो है वो बहुत अच्छी तैयारी करने वाले लोग जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं और जो है वो उन्हीं लोगों को पढ़ाते हैं जो सेलेक्ट होते हैं। जी। तो ये एक नज़रिए का भी फ़र्क होता है। अगर जो है वो मैं आज यहाँ नहीं होता तो मैं कुछ और कर रहा होता, बट मैं इतना जानता हूँ कि एक अच्छी तैयारी करने वाला जो है एक अच्छा इंसान ज़रूर बनता है, उसको सारी चीज़ों की जानकारी होती है। और ऐसा भी नहीं है कि जो सक्सेसफुल है इस फील्ड में आ गया है तो वो अल्टीमेट है। हो सकता है उससे बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं आ पाया हो, कई बार परिस्थितियाँ होती हैं, लक भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी। तो ये जो है ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स जो है आपकी परफॉर्मेंस के हिंड्रेंस तो हो सकते हैं पर अल्टीमेट नहीं हो सकते कि इनकी वजह से आप जो है वो ज़िंदगी जीना छोड़ दें। आप जो भी करें वो अपना बेस्ट करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज में आकर के ही आप बेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट आप एक अच्छा किसान बन के भी बेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा व्यापारी बन के भी बेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा जो है एंटरप्रेन्योर बन के भी बेस्ट कर सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट बन के कर सकते हैं, अच्छे टीचर बन के कर सकते हैं। हम भी याद रखते हैं, हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे लोग आते हैं जो मतलब जिनसे बात करके हम लोगों को अच्छा फील होता है कि वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो यूनिक है। जी। तो उसका कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने बेसिक्स पे काम किया और उन्होंने हार नहीं मानी। हार जिस दिन आप मान लेंगे उसी दिन जो है आप अपने जो बेस्ट स्किल्स है, बेसिक स्किल्स है, उनको खो देंगे। जी। तो ऐसा नहीं है कि जो है वो आपके अंदर कमियां ही कमियां हैं, बहुत अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियां भी हो सकती हैं, सब में हैं। बिल्कुल। अगर कमियां पूर्ण हो जाएंगी तो हम लोग ईश्वर हो जाएंगे। जी। जी। क्योंकि ईश्वर ही पूर्ण है, बाकी तो इंसान है। तो उसको जो है वो आपको उन कमियों पे काम करके उनको ठीक करना है, बस यही गोल होना चाहिए। जी। तो परफेक्ट कोई नहीं होता है, हमें अपनी कमियों पर काम करते रहना चाहिए जिससे कि हम श्रेष्ठ नहीं उत्कृष्ट बन सकें। तो हरीश जी, अब मैं आपसे अगला जो सवाल पूछने जा रही हूँ वो ये है कि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आपको अब क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? वो तो बात रही, हमने बात किया कि आपके सफ़र में, आपकी जर्नी में क्या कुछ चैलेंजेस हुए। अब बीइंग अ पुलिस ऑफिसर क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं? चैलेंजेस की जहाँ तक बात है, जो सोसाइटी में जो चीज़ें हैं और सोसाइटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट होती है लॉ एंड ऑर्डर में, कानून व्यवस्था में। अगर आप सभ्य समाज में रह रहे हैं तो आपके जो है उस सभ्य समाज में रहने के जो है कुछ नियम कानून है जिनका हमें पालन करना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है ताकि हम उस सभ्य समाज में रह पाएँ। अब उस सभ्य समाज में रहने के लिए जो नियम कानून है, जब उनका पालन नहीं होता है, उनका जो है विखंडन होता है, तो उसके बाद जो है वो लॉ एनफोर्समेंट जो है वो रोल प्ले करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमारे लॉ में डिफ़ाइन किया गया है, IPC है, CRPC है, जिसमें कि जो चीज़ें अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होती हैं वो पनिशेबल होती हैं। तो मैं वो हम लोगों को डे टू डे लाइफ में वही डील करनी पड़ती हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल साइबर क्राइम को ही ले लूँ। अगर आज की डेट में, जैसे साइबर क्राइम आज की डेट में बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है। एक जो है वो दौड़ सी है लोगों में, उनमें भी है जो ये क्राइम कर रहे हैं और उनमें भी है जो इसके शिकार हो रहे हैं। जल्दी पैसा कमाना है तो कोई भी जो है वो एडवर्टीज़मेंट आया, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आया या आपने तुरंत लाइक कर दिया, तुरंत शेयर कर दिया, तुरंत उससे जुड़ गए बिना ये जाने कि ये क्या है, वेरीफाई किए हुए। तो वो वेरिफिकेशन जब नहीं होता है आपके खुद के एंड से, तो उसके बाद जो है वो कई बार वो क्राइम में तब्दील हो जाता है, या आप उसका या तो खुद शिकार हो जाएंगे या आप जो है वो किसी को शिकार बना लेंगे। जी। तो उसी तरह की चैलेंजेस हैं लाइफ में, खासकर जो डे टू डे पुलिसिंग में है, जो डेली आते हैं। और ये बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ है। कॉन्ट्रडिक्शन इन द सेंस कि जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, रेड लाइट है, आपको जल्दी जाना है, तो आप उस रेड लाइट को जंप कर जाते हैं,
मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है जो रेड लाइट जंप होते हैं, और उसका एक्सक्यूज़ क्या होता है कि साहब हमको जल्दी जाना है। तो आपको ये अपनी आदत में भी सुधार लाना पड़ेगा कि हम इतना जल्दी चलें कि हम रेड लाइट जो है वो जंप ना करें। बिल्कुल। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि हमको धीरे धीरे अपने ट्रेड्स में लानी पड़ेगी। हालांकि बहुत हद तक जो है वो, जैसे मैं सिटी में लगभग 3.5 साल से हूँ, देख रहा हूँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। लोगों ने, यहाँ के लोग सिविक सेंस को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो लॉ ओबीडियंट हैं। ऐसा नहीं है कि जो है वो हमेशा शिकायतें आती हैं, बहुत सारे लोग हैं और वो चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो सुधरें जी। तो ये दोनों तरफ से होता है। हाँ, एज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसमें जो है उनको कंट्रीब्यूट करें, उनकी परेशानियों को समझें और उससे एक रास्ता निकालें। और एज अ सिटीजन उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो हमारी चीज़ों को समझें और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आगे बढ़ें। जी, हरी जी, जैसे आपने बताया कि अब स्थितियाँ यहाँ पर नोएडा में बहुत ज़्यादा सुधरने लगी हैं। तो पहले की अगर हम बात करें तो पहले नोएडा, गाज़ियाबाद में किडनैपिंग का अड्डा माना जाता था। लोग बाहर निकलने में डरते थे, घबराते थे। लेकिन अब स्थिति बहुत सामान्य होती जा रही है। बहुत पॉजिटिव बदलाव हमें नोएडा, गाज़ियाबाद में देखने को मिल रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि किन-किन सहयोग के साथ ये हो पा रहा है? इसमें जो है वो सभी का सहयोग है। ये बेसिकली किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं है, बट लीडरशिप क्वालिटी के लिए नो डाउट मैं गवर्नमेंट को ज़रूर इसमें जो है अप्रिशिएट करूँगा। क्योंकि मुझे याद है जब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का इनॉग्रेशन हुआ था नोएडा में, तो हम लोग जो है वो फर्स्ट लॉट थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। और जो परेशानियाँ आप बता रही हैं वो परेशानियाँ यहाँ पे थी पहले, काफ़ी क्राइम से रिलेटेड थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, इन माफिया और बाकी चीज़ें थी। बट गवर्नमेंट का बहुत क्लियर कट मैंडेट था कि चूँकि ये दिल्ली से लगा हुआ जगह है और हमारा जो है वो इंडस्ट्रियल हब है, और आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-3.5 सालों में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। हमने उस पर काम किया, पुलिस ने काम किया, उस पर पब्लिक ने काम किया। पब्लिक के सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। पब्लिक ने हम लोगों का साथ दिया और उसके बाद गवर्नमेंट की जो लीडरशिप थी, ऑनरेबल सीएम साहब की जो लीडरशिप थी, जो हमारे डीजीज थे उनकी लीडरशिप थी, जो शासन की मंशा थी, उसके अकॉर्डिंग जब काम हुआ तो क्राइम के ग्राफ में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है और एक परसेप्शन जो है वो चेंज हुआ है, जो बेसिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि परसेप्शन कैसा है। आप जब कहीं रोड पे चलें, सड़क पे चलें, तो आपको ये फील हो कि नहीं, मैं जो है वो सुरक्षित हूँ और मेरी जो है वो सुनवाई होगी। ये परसेप्शन बहुत तेज़ी से बदला है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये डाउन द लाइन जो है वो हमारा जितना भी पुलिस का स्टाफ है, जितना भी हमारे एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं, वो इसको और बेहतर कर सकें। हरीश, जैसे कि आपने बताया कि सबके सहयोग के साथ में सारी चीज़ें हो पा रही हैं। गवर्नमेंट का सहयोग है, पुलिस अधिकारियों का है और जनता का भी सहयोग है। लेकिन जनता की, अब हम एक ऐसे फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो डरते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर क्या है, लोगों को ये लगता है कि अरे भाई, पुलिस का, कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़े। चाहे अगर हमारे साथ भी कुछ गलत हो रहा है, जो मैं अगर आम जनता की बात करूं, तो उनका ये रहता है कि बस पुलिस के पास ना जाना पड़े, तो वो इतना डरते हैं। तो उस नज़रिए को आखिरकार बदलने की ज़रूरत है। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? मेरे हिसाब से जो है हम लोगों ने इस पर बहुत मेहनत की है और गवर्नमेंट का भी बहुत इसमें फोकस है और पिछले 3-3.5 सालों में इस नज़रिए में बहुत चेंज भी आया है। खासकर जो है वो जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी जो लीडरशिप है और हमारी जो सीपी हैं मैडम, इनकी जो लीडरशिप है, इसमें पुलिस स्टेशन लेवल से लेकर के और अप टू द लेवल ऑफ हायर रैंक हर जगह पे बहुत सेंसिटाइजेशन हुआ है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पिंक बूथ जो है वो बनवाए हैं। उस पिंक बूथ का पर्पज़ ही यही है कि अगर किसी के साथ कोई समस्या है, किसी जो है वो महिला के साथ, बच्ची के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उसको थाने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पिंक बूथ में जाए, वहाँ पे लेडी ऑफिसर्स हमारी रहती हैं, आप उनको अपनी बात बताइए। 1090 जो है वो एक हेल्पलाइन है, आप उसमें फ़ोन करिए। वो भी जो है वो बेसिकली लेडी ऑफिसर्स के थ्रू अटैच्ड हैं और वो उसको जो है वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा हर थाने में जो है वो बाकायदा एक वुमेन हेल्प डेस्क बना हुआ है, उसमें भी महिला ऑफिसर्स रहते हैं जो 24/7 वर्केबल है। तो इसी तरह से जो है वो हर फील्ड में, ट्रैफिक की फील्ड में भी जो है वो इनोवेशंस हुए हैं। इवन जो क्राइम की फील्ड है उसमें भी हम लोगों ने, साइबर क्राइम की फील्ड है उसमें भी काफ़ी काम किया है। तो और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो, हम लोग खुद भी पब्लिक के पास जाते हैं, RWS के पास जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, बात करते हैं। एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल चैनल भी जो है वो उसमें लगा हुआ है। बात करता हूँ उनसे कि कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई जो है वो अगर
हिच है तो उसको दूर किया जाए। तो परसेप्शन धीरे धीरे बनता है, इट विल टेक टाइम। मुझे लगता है कि पिछले 3-3.5 सालों में जो है वो परसेप्शन बहुत तेज़ी से बदला है। और आप तो देख ही रहे होंगे नोएडा में जो है वो सोशल मीडिया में, ट्विटर में खासकर जो है वो अगर कोई समस्या होती है तुरंत उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस ट्विटर हैंडल से हम लोग जो है, यूपी पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड फाइनेस्ट ट्विटर हैंडल इन वर्ल्ड, जो बहुत तेज़ी से रिप्लाई करता है और तेज़ी से जो है उस पर अमल भी कराता है। तो ये एक परसेप्शन बिल्डिंग की तरफ ही हम लोग बढ़ रहे हैं। जी, वाकई में बहुत सराहनीय काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा और सभी के सहयोग से एक बेटर इंडिया, एक बेटर नोएडा बनाने के काम की ओर हम सब लोग बढ़ रहे हैं। तो सर इसके साथ एक प्रश्न और है कि जब ये आखिरी प्रश्न है कि जब लोग इस तरह की बात करते हैं, पुलिस को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बाहर देखने को मिलती हैं कि आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सुनवाई नहीं होती, देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए, सुनते हुए भी आप कैसे मोटिवेट रहते हैं? फिर भी जनता की भलाई के लिए आप काम कर रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन काम कर रहा है और सेफ रहे जनता उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, रात नहीं देख रहे हैं, दिन नहीं देख रहे हैं, तो आप कैसे मोटिवेटेड रहते हैं? देखिए, हम लोगों का जो वर्क ऑफ नेचर है या जॉब प्रोफाइल है, खासकर पुलिसमैन का जी, वो बहुत स्पष्ट है, बहुत चार्टर जो है बहुत क्लियर है। पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष। एक पक्ष होगा जो शिकायत करेगा जी, एक वो विपक्ष होगा जिसके खिलाफ शिकायत होगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम निष्पक्ष की तरफ चलें। जी, जब हम निष्पक्ष की तरफ चलेंगे तो नेचुरली हो सकता है कोई नाराज़ भी हो, क्योंकि जो गलत करेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और वो नाराज़गी होगी। परंतु अगर आप सही हैं और आप सही कार्रवाई कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है आपके मोटिवेशन में भी रिफ्लेक्ट होगी और आपके सेटिस्फेक्शन लेवल में भी रिफ्लेक्ट होगी। यही चीज़ जो है डाउन द लाइन सब जो है वो पुलिस कर्मियों के लिए जो है वो एक मोटिवेशनल फैक्टर का काम करती है। और यही हम लोगों को जो है वो सिखलाई में भी बताया जाता है। जब हम किसी की प्रॉब्लम को एंटरटेन करते हैं या किसी समस्या को अटेंड करते हैं तो उसका मूल मकसद बस यही होता है कि जो सही कार्रवाई है वही होनी चाहिए जी। और जब सही कार्रवाई होती है तो मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाता है जी, क्योंकि हम भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आज हम इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, हम लोगों के पेरेंट्स कहीं और रह रहे होंगे, सभी के परिवार हैं, तो वो भी वही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे जिस जगह वो रह रहे होंगे कि अगर वो किसी जो है वो प्रॉब्लम में हो और किसी पुलिस स्टेशन में जाएं तो उनको भी वही ट्रीटमेंट मिले जो सही होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है और ये हम लोगों के जो सबॉर्डिनेट्स हैं हम लोग उनको भी यही हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, बताते हैं कि आप वही कार्रवाई करें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर आपके पेरेंट्स कल को पुलिस स्टेशन में जाएँ तो उनके साथ भी वही व्यवहार, वही कार्रवाई हो। तो वैसी परिस्थितियों में फिर लोगों को जो है वो सेंसिटाइज करने पे अच्छा रिजल्ट आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी जानकारी, इतने सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए और कैसे हम एक बेहतर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। और आपके जीवन के इंसाइट्स के सुनकर हमारे जो व्यूअर्स हैं या फिर हम कहें कि जो सिविल सर्विसेज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इंस्पायर होंगे, समझेंगे कि वो भी आगे चलकर देश की सेवा ज़रूर कर पाएंगे। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच हरीश जी, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, कीमती समय में से थोड़ा वक्त आपने हमें दिया और व्यूअर्स के लिए आपने बहुत सारे इंसाइट शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आशा करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड से कुछ इंसाइट्स लेकर आप भी अपने जीवन में उतारेंगे और अपने फ्यूचर को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा।